ये एक छोटा सा गांव था जहां सबसे ऊंची और सबसे नुमाया सफेद हवेली का वो रोब दबदबा कायम था। उस हवेली के मालिक अहमद शाह थे, जिनके दो बेटे, बड़ा बेटा जरून शाह और छोटा बेटा जावियर शाह। उस वसी और अरीज हवेली में सिर्फ एक ही औरत का हुक्म चलता था, अहमद शाह की बेगम जहां आरा। सब उन्हें इज्जत से बड़ी बेगम कहा करते थे। कल जरून का फोन आया था कि वो परसों बाद वापस आ रहा है। ये सुनते ही जहां आरा की खुशी दीदनी थी, उनका दिल जैसे बरसों बाद बाहर देख रहा था। ज़ैनून अभी बहुत कम उम्र था जब बैरून मुल्क पढ़ाई के लिए चला गया, जबकि ज़ावियर शाह हमेशा वालिदैन के पास हवेली में ही रहा। बड़ी बेगम पिछले कई सालों से ज़रून के इंतजार में दिन गिन रही थी। अब तो पूरी हवेली में तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। ज़रून को क्या खाने पसंद है, घर की सजावट कैसी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाए, हर बात बड़ी बारीकी से सोची जा रही थी। बड़ी बेगम एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर मुलाज़मीन को हुक्म पर हुक्म दे रही थी। सितारा, जो कुछ मैंने कहा है सब अपनी निगरानी में करवाना, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, ज़ारून का कमरा तुम खुद जाकर सेट करना। तुम जानती हो ना, उसे ज़रा सा भी बिखराव बिल्कुल पसंद नहीं। हर चीज़ तरतीब से होनी चाहिए। वो एक ही सांस पे उसे हदायतें देती जा रही थी। ज़ारा उनकी बातें सुनकर मोही मुंह में मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी कि बड़ी बेगम ज़ारून के लिए कितना कुछ सोच रही है। सितारा दरअसल इस हवेली की मुलाजमा नहीं बल्कि घर का हिस्सा थी। वो हवेली के पिछले हिस्से में रहती थी। उसका बाप खावर अहमद शाह का खास मुलाजिम था, जिसने 1 साल पहले अहमद शाह की जान बचाते अपनी जान कुर्बान कर दी थी। खावर की मौत के बाद अहमद शाह ने सितारा को अपनी बेटी की तरह संभाला, क्योंकि इस हवेली में बेटी का वजूद था ही नहीं। सितारा अभी सिर्फ 18 वर्ष की थी, मगर उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश जहां आरा और अहमद शाह पूरा करते थे। बड़ी बेगम तो अक्सर कहा करती थी कि सितारा उनकी बेटी की तरह है। ठीक है बड़ी बेगम, आप फिक्र न करें, मैं सब देख लूंगी। अब जरा जाकर आराम कर ले, वरना आपकी शुगर बढ़ जाएगी। सितारा ने नरमी से कहा तो बड़ी बेगम मुतमईन होकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सितारा भी किचन में मुलाजमों को हदायत दे रही थी कि पीछे से जावियर शाह आ गया। जावियर और सितारा की दोस्ती बचपन से थी, इसलिए वो दोनों अक्सर एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ी से बात कर लेते थे। सितारा भी किचन में मुलाजमों को हदायत दे रही थी। उसके हाथ आटे से लुथड़े हुए थे और वो बड़ी तेजी से सबको समझा रही थी कि कल जरून शाह के इस्तकबाल के लिए क्या क्या तैयार होना चाहिए। ये प्लेटें साफ करो, और हाँ, मिठाई का ऑर्डर मैंने दिया है, कल सुबह तक आ जाना चाहिए। और सालन के लिए अच्छी देसी मुर्गियां मंगवाना मत भूलना। वो एकदम से संजीदा अंदाज में बोल रही थी कि पीछे से किसी ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंकी और मुड़कर देखा तो जावियर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अरे बीबी जी, आप तो बिल्कुल बड़ी बेगम की तरह हुक्म चलाने लगी है, जावियर ने शरारत से कहा और एक सेब उठाकर खाने लगा। सितारा ने नाक सुखेड़ी। हटे जावियर शाह, आपको मजाक के सिवा कोई काम नहीं है क्या? देख रहे हैं ना कितना काम है, फिर भी मुझे छेड़ने आ गए। काम तो मुलाजिम कर रहे हैं और तुम तो बस हुक्म दे रही हो, जावियर ने हंसते हुए कहा। तुम्हें देखकर लग रहा है कि जैसे जरून भाई के इस्तकबाल की तैयारी नहीं, बल्कि कोई शहजादी अपनी बारात की तैयारी करवा रही है। सितारा की आंखें हैरत से फैल गई, फिर वो हंस दी। चुप करे, आपको हर वक्त मजाक सोचता है। मैंने तो बस बड़ी बेगम का को वादा किया है कि सब कुछ अपनी निगरानी में करूंगी। जावियर ने शरारत से उसके हाथों पर लगा आटा उसके चेहरे पर लगाया। ओ खुदा, ये क्या कर दिया आपने? अगर बड़ी बेगम ने देख लिया तो मुझे ही डांट पड़ेगी। जावियर हंसता हुआ करीब आया। तुम कह देना कि ये जावियर का काम है, तो डांट मुझे पड़ जाएगी, तुम फिक्र न करो। वैसे भी तुम्हें तंग करने में अपना ही मजा आता है। सितारा ने झट से नजरें झुका ली। उसके कानों तक सुर्खी फैल गई। तुम हद करते हो जाविर शाह। और बस इतना ही कह पाई। फिजा में एक अजीब सा रंग घुल गया था। बाहर बरामदे में लालटेनें जलाई जा रही थी और हवेली को कोने कोने में चरागाह की तैयारियां हो रही थी। मगर किचन के उस हिस्से में जाविया और सितारा के दरमियान जैसे कोई अनदेखा रिश्ता खामोशी से सांस ले रहा था। ग्लास के कच्चे रास्ते पर सूरज की किरणें धीरे धीरे ढल रही थी। फिजा में हल्की हल्की मिट्टी उड़ रही थी। जारून शाह अपनी सफेद गाड़ी में गांव के रास्तों पर पहली बार लौट आया था। बरसों बाद वो अपनी मिट्टी की खुशबू लेने का इश्तियाक उसकी आंखों में झलक रहा था। लेकिन जैसे ही वो हवेली से चंद कोस दूर पहुंचा, गाड़ी ने अचानक झटका खाया और बीच रास्ते में ही बंद हो गई। जरून ने हैरानी से स्ट्रिंग पर हाथ मारा। कमाल है, अभी शहर से सीधा चली थी और यहाँ के नखरे दिखा रही है। वो गाड़ी से उतरकर बॉनेट खोलने ही वाला था कि पीछे से एक हंसती खिलखिलाती आवाज सुनाई दी। ओहो, लगता है रास्ते की मिट्टी ने भी शहर की गाड़ी को सबक सिखा दिया। जारून ने मुड़कर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी, गुलाबी रंग के कपड़ों में, खुले बालों के साथ। उसके चेहरे पर शुगुफ्तगी और शरारत छुपी हुई थी। यहाँ करीब में कोई मैकेनिक की दुकान है?
ज़ारून ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। आसपास कोई था नहीं। जब इस लड़की से पूछ लिया, सितारा फौरन हंस पड़ी, जैसे उसने कोई लतीफा सुना हो। मैकेनिक? अरे साहब, ये गाँव है, यहाँ मैकेनिक का हाल बता बैलगाड़ी वाले हैं। अगर आपको गाड़ी को बैल बांधना चाहिए तो वो भी इंतजाम हो सकता है। जरून ने भवेच गई। तो फिर अब क्या कर? जरून ने माथे पर बल डालते हुए कहा। परेशान क्यों है, मैं कर देती हूँ। लड़की ने अपने दुपट्टे के पल्लू से हंसी दबाते हुए कहा। तुम गाड़ी ठीक करोगी? जरून ने चौंक कर कहा, भला एक लड़की गाड़ी का काम कर सकती है? वो हैरान हुआ। वो गर्दन कड़ा कर बोली, हाँ क्यों नहीं, लड़की हूं तो क्या हुआ। ठीक है, देख लेते हैं तुम्हारे कमालात। जारून ने हल्की मुस्कुराहट दबाकर कहा। वो थोड़ा पीछे हो गया। लड़की ने फौरन बोनेट खोला और बेधड़क हाथ डाल दिए। वो कभी तार खींचती, कभी कुछ हिलाती। जरून हैरत और झंझलाहट के साथ उसके चेहरे को देखता रहा। चंद लम्हों बाद गाड़ी ने जोर का धमाका किया और बोनट से काला धुआं निकला। वो जो बहुत लगन से तारों के साथ छेड़छाड़ कर रही थी, अब चेहरे पर काला धुआं सजाए खड़ी थी। ये क्या किया तुमने? जरीन जरून तो पहले उसकी हालत देखकर कहका लगा गया। फिर गाड़ी का ख्याल आते ही सितारा ने उसके तेवर बदलते देखे। इससे पहले जरून गुस्सा होता वो वहां से भागी थी। शाम ढल रही थी। हवेली के सेन में हर तरफ चरागा हो रहा था। बड़े बड़े फानूस रोशन थे और खात्मा एक दूसरे को हदायत देती फिर रही थी। दरवाजे पर कलीन बिछा दिया गया था और दोनों जानिब ताज़ा फूलों के हार लटक गए थे। बड़ी बेगम कमरे से निकली तो उनके चेहरे की चमक देखने के काबिल थी। आज उनका बेटा जरून शाह बरसों बाद वापस घर आ रहा था। अहमद शाह भी अपनी मखसूस वजाहत बड़े अंदाज में बरामदे के सतून के साथ खड़े थे। उनके अंदर की खुशी उनकी आंखों से अयां थी, मगर वो खामोश मिजाज आदमी थे, इसलिए ज्यादा जाहिर न करते। जाविया ने हाथ बांधे माँ को देखा और धीरे से कहा, अम्मा, लगता है आज आप मुझसे भी ज्यादा खुश हैं। जहारा मुस्कुराई। बेटा, जिसका बेटा बरसों बाद घर लौटे, वो माँ क्या खुश नहीं होगी? उन्होंने जावियर के कंधे पर हाथ रखा। तुम भी तो मेरे दिल के टुकड़े हो। मगर तुम मगर जरून का इंतजार वो कुछ और ही था। जरून ने हल्का सा सर झुका दिया। जी अम्मा। मगर उसकी आंखों में एक अनदेखे एहसास की परछाई लहराई। उसी लम्हे दूर से गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। बड़ी बेगम का दिल एकदम तेज तेज धड़कने लगा। सब मुलायजमाई दौड़ते हुए गेट की तरफ गई। हवेली का भारी भरकम दरवाजा खुला और एक सियाह गाड़ी अंदर दाखिल हुई। सितारा भी ऊपर बालकनी में खड़ी मंजर देख रही थी। उसके चेहरे पर अनजानी सी खुशी और तजस्सुस था। तो ये है बड़े साहब जरून शाह, उसने दिल ही दिल में कहा। गाड़ी जैसे ही रुकी, ड्राइवर ने दरवाजा खोला। एक लंबा चौड़ा शानदार शख्सियत वाला नौजवान गाड़ी से निकला। उसकी आंखों में वक्कार और अंदाज में रौब था। सादा मगर नफीस लिबास पहने वो वाकई किसी शहजादी की तरह ही लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम, जरून शाह ने धीरे से कहा और सबकी नजरें एक साथ उस पर जम गई। जहारत छोड़ कर आगे बढ़ी। उनके आंसू बेइख्तियार बहने लगे। मेरा बेटा, मेरा जरून। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। अहमद शाह करीब आकर मुस्कुराए। खुश आमदीद बेटे। उनकी भारी आवाज में बरसों की तरफ छुपी थी। जावेर आगे आया हंसता हुआ। आखिरकार बड़े भाई को अपनी जमीन याद आ ही गई। उसने बाजू फैलाए जरून से मुस्कुराकर से जोर से गले लगाए। बालकनी में खड़ी सितारा का दिल धड़क रहा था। उसने जिंदगी में पहली बार जरून शाह को देखा था। उसके दिल में अजीब सी हलचल मच गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिसकी गाड़ी की उसने बैंड बजाई थी वो और कोई नहीं, जरून शाह था। जैसे हवा के झोंके के साथ कोई नया एहसास भी उसके दिल में दाखिल हो गया हो। शाम के बाद हवेली की रौनक और भी बढ़ गई थी। सब मुलाजमीन अभी भी भाग दौड़ में मसरूफ थे। सेहन में चाय और मिठाई के दस्तरखान लग रहे थे। मगर बड़ी बेगम का दिल सुकून नहीं पा रहा था। वो चाहती थी कि जरून आराम से अपने कमरे में बैठे और लंबे सफर की थकान उतारे। सितारा, बड़ी बेगम ने नरम मगर हुक्म भरी आवाज में पुकारा। वो फौरन दौड़ती हुई आई। जी बड़ी बेगम। अभी तक उसका सामना जरून शाह से नहीं हुआ था। बेटा, ये चाय ले जाओ जारून के कमरे में, वो थक गया होगा, आराम से पिएगा तो जान आएगी उस पे। जहां ने मुस्कुराते हुए कहा। सितारा का दिल एक लम्हे को जोर से धड़का। मैं? उसने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ तुम ही। और देखो, जरा संभल कर जाना, कब गिर ना जाए। सितारा ने फौरन हामी तो भर ली, मगर अंदर ही अंदर उसके पैरों में लर्जिश थी। या खुदा, यही तो वह है जिनकी गाड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया था मैंने। अगर पहचान लिया तो। उसने फौरन अपनी ओढ़नी सर पर डाली और उसका पल्लू लंबा करके घूंघट सा कर लिया ताकि चेहरा ना दिखे। दिल ही दिल में वो दुआएं पड़ती हुई ट्रे उठाकर आहिस्ता आहिस्ता जरून के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। कमरा रोशन और शानदार सजा हुआ था। दरवाजा आहिस्ता से खोलती सितारे ने अंदर कदम रखा।
ज़रून खिड़की के करीब खड़ा गांव के अंधेरे में जलती लालटेनों को देख रहा था। उनकी पुश्त सितारा की तरफ थी। सितारा ने कांपती आवाज में कहा, चाय बड़े साहब। जरान ज़ारून पलटा तो उसकी पुरवकार चेहरे पर थकन के साथ हल्की सी मुस्कुराहट भी आई। रख दो, वो मुख्तसर सा बोला। सितारा ने जल्दी से ट्रे मेज पर रखी और नजरें झुका ली। उसके हाथ कांप रहे थे। ज़ारून चंद लम्हे से देखता रहा। इतना लंबा घूंघट डाले वो लड़की उसे अजीब लगी थी। तुम नहीं हो? उसने सवाल किया। जी नहीं, मैं पुरानी ही हूँ। सितारा के कदम जैसे जमीन में धंस गए। वो मजीद घूंघट आगे करके बस आहिस्ते से बोली, पुरानी हो मगर आवाज नहीं है। और अंदाज ज़ारून के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। उसे अजूबा लग रही थी। सितारा का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने घबरा कर जल्दी से पीछे कदम बढ़ाए। मैं चलती हूँ। वो तेजी से बाहर निकल गई। उसके जाते ही ज़रून ने हल्का सा कहका लगाया और सर हिलाया। सितारा तेजी से कमरे से निकली थी। दिल अभी तक धड़क रहा था जैसे वाकई ज़रून ने उसे पहचान लिया हो। बरामदे की नेम तरक्की में वो सांस दुरुस्त करने ही लगी थी कि सामने सतून के साथ टेक लगाए जावियर खड़ा नजर आया। ये जावियर के लोगों पर शरारत बड़ी मुस्कुराहट थी। अरे वाह बीबी जी, आज तो आप बिल्कुल दुल्हन बन गई थी। घूंघट निकाल कर बड़े साहब के कमरे में चाय देने जा रही थी। सितारा चौंकी। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बौखला गई और फौरन अपने बट्टे को दुरुस्त करने लगी। जाविर ने कदम आगे बढ़ाया। आंखों में हंसी और जुबान पर शरारत थी। मैं तो बस देख रहा था कि इतनी नेक परवीन कहाँ जा रही है। पर ये तो सोचा भी नहीं था कि घूंघट निकाल कर भाई साहब के कमरे में सलामी देने जा रही है। सितारा ने तब कर कहा, बस करे जाविर शाह, कुछ भी बोलते हैं आप। बड़ी बेगम ने भेजा था चाय देने और मैं तो बस वैसे ही जाविर ने बात काटते हुए सर झुकाया और आहिस्ता से उसके कान के करीब कहा, या वैसे ही कि कहीं वो पहचान ना ले। सितारा के चेहरे पर घबराहट और सुर्खी एक साथ फैल गई। आपको कुछ नहीं पता? वो बौखला कर रह गई। जाविर ने हंसकर हाथ बांध दिए। पता तो मुझे सब कुछ है बीबी जी। वही गाड़ी वाला किस्सा ना। सितारा के कदम जैसे जमीन पर जम गए। उसने फौरन नजरें झुका ली। खुदा के लिए किसी को मत बताइएगा जाविर शाह। जाविर ने मुस्कुराहट दबाई। अरे वाह, तो बीबी जी आप मुझसे मिन्नतें भी करने लगी। फिक्र नहीं करो, मैं भाई को नहीं बताऊंगा। पर उसे शरारत से बात को खींचा। उसके बदले मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। सितारा ने तड़प कर उसकी तरफ देखा था। क्या मतलब? जाविर ने आंख दबाई। मतलब ये कि अब आप पर मेरा राज का कर्ज हो गया है। जब दिल चाहेगा आपसे हिसाब लूंगा। सितारा ने घबरा कर एक नजर उसके शोक चेहरे पर डाली और फौरन से वहां से भाग गई। जाविर पीछे खड़ा टहका लगाता रहा और फिर वो जरून के कमरे की तरफ बढ़ गया। रात के वक्त हवेली के जहन में चरागां अभी भी जगमगा रहा था। मुलाजिम रफ्ता रफ्ता सब कुछ समेट रहे थे। बड़े हाल के शोर शराबे और मुलाजमीन की बागदौड़ से दूर हवेली के पिछले हिस्से के चिज्जे पर छज्जे पर सारून और जावियर साथ बैठे थे। सामने गांव के कच्चे रास्ते धुंध में चुके थे। दूर कहीं किसी ढोल की आवाज मदम सुनाई दे रही थी। जारून ने लंबी सांस भरी और गांव की तरफ देखते हुए बोला, जावियर, ये जमीन, ये हवा, वर्षों बाद फिर से महसूस कर रहा हूं मैं, जिसे दिल को फिर से अपना घर मिल गया। वो दोनों साथ बैठे थे। हाँ भाई, आप तो हमें भूल ही गए थे। अम्मा रोज कहती थी कि जरून को खत लिखो, मगर आपका जवाब आते आते कई महीने लग जाते। जावेर ने हंसते उसकी तरफ देखा। हाँ, शायद कसूर मेरा ही है। बाकी जिंदगी में ऐसा उलझ गया कि घर की कमी दिल में दब गई। मगर सच कहूं जावेर, ये कमी हमेशा चुपती रही। जरून ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। छोड़े भाई, अब तो आप वापिस आ गए ना, और ये हवेली, ये गांव, ये सब कुछ आप ही का तो है। जावेर ने उसके कंधों पर हाथ रखा। जरून ने मुस्कुराकर छोटे भाई को देखा, फिर हंसते हुए कहा, छोटा था ना जब तू मेरे पीछे पीछे भागते थे, तो मुझे याद है जब तुम्हें घोड़े पर बिठाकर पूरे खेत को घुमाता था। जरून ने कहका लगाया, भाई, आपके साथ बचपन की शरारती जिंदगी की सबसे कीमती याद है, वो पुरानी यादों में खो गए। जाविया, तुमने सब कुछ तनहा संभाला है, अम्मा, अब्बा, हवेली, सब कुछ। मुझे तुम पर फख्र है। जरून ने नरमी से कहा, बस भाई, अब आप आ गए हैं ना, अब मुझे भी थोड़ा चैन मिल जाएगा। वरना अम्मा का हुक्म, अब्बा की सख्ती और मुलाजमिन के साथ सर दर्दी मेरे सर में दर्द कर देती थी। दोनों भाई एक साथ हंस पड़े। फिर कुछ देर खामोशी छा गई। वो दोनों बस चांदनी रात में गांव को देख रहे थे। इस खामोशी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों की दूरी एक लम्हे में खत्म हो गई हो। और बताओ, कोई लड़की पसंद है या अब तक दिल खाली है? जरूर ने आंख दबाते हुए इस्तफार किया। हाँ, है तो एक लड़की। जावेर ने मुस्कुराहट छुपाई। कौन है? जो मेरे छोटे भाई को पसंद है? वो पूछने लगा। वक्त आने पर बताऊंगा। जावेर ने बात को अधूरा छोड़ दिया।
اور وہ دونوں بھائی دیر رات تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، حویلی کے بڑے کمرے میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ جہارا بیگم آئینے کے سامنے بیٹھ کر زیورات کا رپا سمیٹ رہی تھی، جبکہ احمد شاہ اپنے مخصوص روب دار انداز میں کرسی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ بلب کی روشنی میں ان کے چہرے پر سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ جہارا اب ضرور واپس آ گیا ہے، میرا دل چاہتا کہ جلد اس کی شادی کر دو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد احمد شاہ نے دھیرے سے کہا، ہاں بالکل، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ میں کل ہی رشیدہ کو کہوں گی کہ وہ بڑے بڑے حویلیوں والی لڑکیوں کے رشتے دیکھے۔ ہمارا بیٹا ہی اس قابل ہے کہ کسی بڑی عزت دار خاندان کی بیٹی اس کی دلہن بنے۔ جہارا بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، نہیں جہارا، اس بار میں چاہتا ہوں فیصلہ ہم خود کریں۔ رشتے کی تلاش کہیں باہر کیوں، جب ہماری اپنی حویلی میں ایک لڑکی موجود ہے؟ احمد شاہ نے گہری سانس لی اور سر نفی میں ہلایا۔ ہماری حویلی میں کون لڑکی؟ جہارا نے حیرانی سے پوچھا۔ ستارہ، احمد شاہ کی باری آواز کمرے میں گونجی۔ ستارہ؟ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں احمد شاہ؟ وہ بولا، کیسے؟ وہ تو ملازم کی بیٹی ہے۔ جہارا کا چہرہ ایک دم بدل گیا، وہ تڑپ کر بولی۔ احمد شاہ نے غصے سے اپنی کرسی کی پشت پر ہاتھ مارا اور سخت لہجے میں کہا، ملازم کی بیٹی نہیں ہے وہ۔ یہ کبھی مت بھولو کہ جہارا کے خاوند نے اپنی جان دے کر تمہارے شوہر کی جان بچائی تھی۔ اس دن اگر وہ نہ ہوتا تو شاید آج احمد شاہ زندہ نہ ہوتا۔ جہارا بیگم خاموش ہو گئی۔ احمد شاہ کی آواز میں شکر گزاری اور غیرت کی جھلک نمایاں تھی۔ میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ ستارہ ہماری بیٹی ہے، خون سے نہیں تو احسان اور قربانی سے بندھی بیٹی، اور بیٹی کے لیے سب سے بڑی عزت یہی ہے کہ اسے اپنے گھر کی بہو بنایا جائے۔ جہارا نے بے یقینی سے احمد شاہ کی طرف دیکھا۔ مگر لوگ کیا کہیں گے؟ خاندان والے، رشتے دار، لوگ کیا کل بھی بولتے تھے، آج بھی بولیں گے۔ مگر احمد شاہ احسان بولنے والا آدمی نہیں ہے، اور جہارا، میں چاہتا ہوں کہ ضرور کی دلہن ہماری ستارہ ہو۔ احمد شاہ نے کرخت لہجے میں بات کاٹی۔ جہارا بیگم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ کچھ کہہ نہ سکی، لیکن ان کے چہرے پر الجھن، حیرانگی اور تذبذب کے رنگ صاف جھلک رہے تھے۔ اسی لمحے باہر بالکنی میں کھڑی ستارہ نے آدھی باتیں سن لی تھی۔ اس کے ہاتھ سے تھالی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، کیا واقعی بڑی بیگم کے بیٹے زارون شاہ اور میں؟ ستارہ چپ چاپ کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی، اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی، جیسے ڈر ہو کہ کوئی آ ہی نہ جائے۔ اسی لمحے قدموں کی چھاپ سنائی دی، وہ چونکی اور تیزی سے دوپٹہ سر پر درست کر کے رخ موڑ لیا۔ کافی بنا دو، زارون کی بھرپور اور گہری آواز سنائی تھی، اور زارون کو عادت تھی کہ صبح صبح کافی پینے کی۔ جب بھی وہ یہاں آیا، ستارہ کا دل زور سے دھڑکا، وہ نظریں جھکائے اپنے وجود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، ہاتھ میں چاقو بھی کانپنے لگا۔ زارون چند قدم آگے بڑھا، میز کے قریب ٹک گیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ تم یہاں؟ اس نے دھیمے مگر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ستارہ کو دیکھ چکا تھا۔ ستارہ کے لب کپ کپائے، دل چاہا فوراً بھاگ جائے، لیکن پاؤں جیسے زمین نے جھگڑ لیے تھے۔ جی میں کچن میں، وہ آہستگی سے بولی، نگاہیں جھکائے ہوئے۔ زارون کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت کے ساتھ کل شام کا منظر لہرایا تو ماتھے پر بل پڑے۔ ستارہ نے جلدی سے چھری اور سبزی ایک طرف رکھتی اور کپڑوں پر ہاتھ صاف کرنے لگی۔ جی کافی بنا دیتی ہوں، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ زارون نے کاؤنٹر پر ٹیک لگا لی جیسے انتظار میں ہو۔ پر یہ کیا، کافی کس بلا کا نام ہے؟ یہ تو اسے بنانا نہیں آتی کی؟ وہ سوچ میں بڑھ گئی۔ ایک تو اس شخص کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ تھر تھر کام جاتی تھی۔ تم کب سے یہاں کام کرتی ہو؟ اسے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ستارہ گھبرا کر کپ اٹھانے لگی۔ میں بچپن سے یہاں ہوں۔ زارون نے ایک لمحے کے لیے اسے باہور دیکھا، پھر ہلکا سا سر ہلایا۔ اچھا ہے۔ کچن میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، صرف برتنوں کی کھنک اور ابلتے پانی کی آواز گونجتی رہی۔ جی وہ مجھے تو یہ کافی نہیں آتی نا بنانی، آخر اس نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ کھٹو، میں خود بنا لوں گا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ یہ گاؤں تھا، یہاں لوگوں کیا پتا کافی کیا ہوتی ہے۔ نہیں آپ کیوں کریں گے کام، مجھے بتا دیں، میں بنا دوں گی۔ وہ گھبرا رہی تھی اور اس کی گھبراہٹ سے زارون کو چڑ ہو رہی تھی۔ تم جیسے لوگوں کو کیا پتا کافی کیا ہے، ہٹو، صبح سے موڈ میرا خراب کر دیا۔ وہ تیز آواز میں دہاڑا۔ ستارہ کا تو مانو دل ہی حلق میں آ گیا۔ بچپن سے کبھی اسے کسی نے حویلی میں ایسے نہیں ڈانٹا تھا۔ وہ آنسوں کو روکے کچن سے نکل گئی۔ شاہ حویلی کا بڑا دیوان خانہ روشن تھا، لمبے پردوں اور جھاڑ فانوس کے پیچھے احمد شاہ سنگ مرمر کی کرسی پر بیٹھے تھے اور سامنے زارون۔ ماحول میں ایک سنجیدگی تھی۔ احمد شاہ نے گہری سانس لے کر کہا، زارون، میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا، ستارہ سے تمہاری شادی ہوگی۔ یہ جملہ سنتے ہی زارون چونک گیا۔
اس کے چہرے پر حیرت اور ناگواری چھا گئی. ابا جان کیا کہا آپ نے؟ ستارہ سے؟ احمد شاہ نے پرسکون مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا. ہاں، ستارہ ہی ہماری بہو بنے گی، یہی میرا فیصلہ ہے. وہ ملازمہ اس کی بیوی ہوگی؟ زہرا کو بالکل اچھا نہیں لگا. ابا جان میں اتنا پڑھ لکھ کر آیا ہوں، دنیا دیکھی، اور آپ کو میری ہی ان پڑھ گاؤں کی لڑکی ملی، ایک ملازم کی بیٹی. زہرا نے تلخی سے مسکرا کر کہا. یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلتے جیسے بوجھل ہوا بوجھل ہو گئی تھی. کمرے کے کونے میں آدھا کھلا پردہ ہلا اور وہاں کھڑی ستارے نے سب کچھ سن لیا. ستارہ کے ہاتھ کام کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. دل میں ایسا لگا جسے کسی نے ہزاروں ٹکڑوں میں سے توڑ دیا ہو. اپنے دوپٹے کو مٹھی میں بینچ کر چھپنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ کوئی اس کے زخم نہ دے سکے. احمد شاہ کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ آیا. زرون، یہ زبان تمہیں زیب نہیں دیتی، یاد رکھو. ستارہ خاور کی بیٹی ہے، اس خاور کی جس نے میری جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی. یہ رشتہ میں نے سوچ سمجھ کر کیا اور یہ ویسا تمہیں ماننا ہی ہوگا. زرون نے سر جھٹک کر کہا. ابا جان، آپ پر احسانات اپنی جگہ، لیکن میری زندگی میرا حق ہے. میں اپنی مرضی کی شریک حیات چاہتا ہوں، کوئی بوجھ نہیں. ستارہ یہ سن کر مزید ٹوٹ گئی. اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا. وہ آہستہ سے پیچھے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی. اس کے قدم کانپ رہے تھے، دل پھٹا جا رہا تھا. کمرے میں احمد شاہ کا لہجہ کڑک رہا تھا، مگر باہر ذہن میں ستارہ کے آنسو خاموشی سے مٹی میں جذب ہو رہے تھے. جہارا بیگم کے کمرے میں نیم اندھیرا تھا. ایک طرف لالٹین جل رہی تھی جس کی ہلکی سی روشنی میں ان کا چہرہ سخت اور سنجیدہ لگ رہا تھا. ملازمہ نے آہستہ سے پردہ ہٹایا اور کہا. بیگم صاحبہ، آپ نے ستارہ کو بلایا تھا؟ جہارا نے سر ہلایا. ہاں، بھیجو اسے اندر. کچھ ہی لمحوں بعد ستارہ ہچکچاتے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی. اسے دوپٹہ سر پر مضبوطی سے اوڑھا ہوا تھا اور آنکھیں نیچی تھی. بیگم صاحبہ، آپ نے بلایا؟ جہارا بیگم نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈال دی. ان نگاہوں میں اپنائیت کی بجائے اجنبیت تھی. ہاں ستارو، بیٹھو نہیں، یہ کھڑی رہو گی کیا؟ ستارہ نے چونک کر سر جھٹک دیا. اس کے دل میں انجانی گھبراہٹ تھی. آج کل حویلی میں اس کی اور زارون کی شادی کی باتیں گردش کر رہی تھی. جہارا نے تسبیح ہاتھ سے ایک طرف رکھی اور بھرپور سخت لہجے میں بولی. ایک بات آج ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں بٹھا لو. زارون شاہ حویلی کا شہزادہ ہے. وہ بڑے بڑے شہروں میں پلا ہے، بڑے بڑے خواب اس کے نصیب میں ہے، اور تم صرف ایک ملازم کی بیٹی ہو. ستارہ کے ہونٹ لرز کے، دل زور سے دھڑکنے لگا، مگر وہ چپ رہی. جہارا آگے جھکی. ان کی آواز تیز ہوئی. یہ کبھی سوچنا بھی مت کہ تم زارون کے قابل ہو. اس کی دنیا اور ہے، تمہاری دنیا اور. تمہارا رشتہ صرف اس حویلی کی خدمت سے ہے، بس اتنا ہی. ستارہ نے پلکیں جھکائے رکھی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور الفاظ چھری کی طرح اس کے دل میں اتر رہے تھے. یہ جو خواب تمہاری معصوم آنکھوں میں ہے نا، انہیں فوراً دفن کر دو. حویلی کے وارث اور ملازم کے بیٹی کا ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا. جہارا نے آخری بات کرتے ہوئے سرد سانس لی. کمرے میں خاموشی چھا گئی. صرف ستارہ کے اندر ٹوٹتے ہوئے خوابوں کی آواز باقی تھی. وہ آہستہ سے سلام کر کے باہر نکل گئی. جہارا بیگم نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا زاویہ دور سے ہی منظر دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ستارہ کے لیے ہمدردی اور ماں کے رویے پر مایوسی صاف جھلک رہی تھی. ستارہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں آئی تو دروازہ بند کرتے ہی وہ زمین پر بیٹھ گئی. دل کی دھڑکنیں بے قابو تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں کیوں خواب دیکھ بیٹھی؟ بیگم صاحبہ ٹھیک ہی تو کہتی ہے. وہ کون ہوتی ہوں زارون شاہ کے لائق؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، اپنی چادر کو مٹھی میں بینچ کر. دل میں ایک انجانا سا درد اور شرمندگی تھی، جیسے اس کے خواب کسی نے بے دردی سے کچل دیے ہوں. کتے میں ہلکی سی دستک ہوئی. ستارہ نے آنسو پوچھے مگر آواز نہیں دی. دروازہ آہستہ سے کھلا اور زاویہ اندر آیا. ہاتھ میں موبائل تھا، چہرے پر نرمی اور آنکھوں میں بے چینی. ستارہ، اس نے آہستہ کہا. ستارہ نے چونک کر چہرہ دوسری طرف کر لیا. آپ یہاں کیوں آئے ہیں زائد؟ زاویہ اس کے قریب بیٹھ گیا. اس کے لہجے میں شرارت نہیں بلکہ ہمدردی تھی. تمہیں روتے دیکھ کر چین نہیں آیا مجھے. کیا تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں؟ ستارہ نے گھبرا کر دوپٹہ اور سختی سے کھینچا، مگر آنکھوں سے آنسو پھر نکل آئے. میں کسی کے لائق نہیں ہوں، مجھے سمجھا دیا گیا. زاویہ نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ رومال اس کی طرف بڑھایا. تم یہ کیوں سوچتی ہو؟ تم اس حویلی کا حصہ ہو ستارہ، اور یاد رکھو کسی کی باتوں سے تمہاری حقیقت نہیں بدل سکتی. تم ویسی ہی قیمتی ہو جیسے تم ہو. ستارہ نے سر اٹھا کر پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ایک سچائی اور قربت تھی. لمحہ بھر کو اس کا دل تھم سا گیا. کبھی اپنے آپ کو کم مت سمجھنا، جو تمہاری تقدیر میں ہوگا نا، کوئی چھین نہیں سکتا. زاویہ آہستہ سے بولا. وہ دھیمے سے مسکرا دی. زاویہ اس کا بہترین دوست تھا. باہر آ کر وہ گہری سانس لے گیا. ستاروں سے بہت پسند تھی، لیکن ستارہ صرف اس کی دوستی تھی.
उसे दोस्त ही रहना था। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब सितारों को ज़रून के साथ बांधा जा रहा था। हवेली के सेन में रोशनियों का समंदर बिछा था। रंगीन कमकमे दीवारों पर झिलमिला रहे थे। मेहमानों की भीड़ और ढोल की थाप से फिजा में जश्न सा बरपा था। मगर इस सारी चमक धमक के बीच एक शख्स था जिसके दिल में सिर्फ अंधेरा था। ज़रून शाह। वो अहमद शाह की वजह से मजबूर हो गया था। वो शेरवानी में तैयार बैठा था, चेहरे पर सख्ती और आंखों में इनकार की परछाइयां। हर कोई समझ रहा था कि उसकी खुशी का दिन है, मगर करीब से देखने वाला आसानी से जान सकता था कि वो जबरदस्ती के जाल में फंसा हुआ है। दूसरी तरफ सितारा सुरग जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी। उसकी पलकें मुसलसल झुकी हुई थी, लब कपकपा रहे थे। वो अपने नसीब के फैसले पर खामोश थी। कानों में अब भी अहमद शाह के अल्फाज गूंज रहे थे, यही फैसला है मेरा और ये निकाह होगा, चाहे तुम मानो या ना मानो। वो भी उन्हें इनकार नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्हें अपने बाबा की जगह माननी थी। उनका हर हुक्म उसके लिए आखिरी होता था। मौलवी साहब ने निकाह के अल्फाज पढ़े। ज़रून शाह बिन्नत अहमद शाह, क्या आपको सितारा बिन्नत खावर से निकाह कबूल है? पूरे मजमा की नजरें ज़रून पर जम गई। वो लम्हा पर खामोश रहा, जैसे जुबान रुक गई हो। अहमद शाह की बारी आवाज कमरे में गूंजी। बोलो ज़रून। ज़रून ने दांत पीछे नजर ऊपर उठाए बगैर खुश्क लहजे में बोला, कबूल है। सितारा की आंखों से आंसू बह निकले। दिल धड़क रहा था लेकिन लब हिल ना सके। उसके बाद दूसरी बार फिर तीसरी बार भी जवाब आया, कबूल है। सितारा से भी पूछा गया, जिस पर उसने कबूल है कहा। ढोल की आवाज और मुबारकबादों के शोर से सहन गूंज उठा। मगर हकीकत ये थी कि शादी एक खुशी नहीं, एक जबरदस्ती की रस्म थी। छारा बेगम एक कोने में बैठी रो रही थी। जावियार की नजरें बार बार सितारा के चेहरे पर पड़ रही थी। दिल में एक अजीब सा तूफान था। एक तरफ बाई के लिए दुख, दूसरी तरफ सितारा की मजबूरी का दर्द। वो कहीं ना कहीं एक चमक भी कि शायद तकदीर ने उन दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया है। दुल्हा और दुल्हन को एक साथ बिठाया गया। सितारा की कांपती हुई उंगलियां गोद में जमी थी, जबकि ज़ारून सख्ती से बैठा था, जैसे उसे ये सब एक सजा लग रही हो। कमरे में गुलाब और चांदनी की खुशबू बिखरी हुई थी। नरम रोशनियों से जगमगाता हुआ कमरा बाहर की रौनकों से बिल्कुल अलग, एक अजीब सा सकूत लिए खड़ा था। सितारा बेगम सर झुकाए बैठी थी। उसका घूंघट गहरा सुर्ख था, कांपते हाथ गोद में रखे थे। दुल्हन होने की खुशी उसके चेहरे पर नहीं थी, बस खौफ और बेचैनी की लकीरें थी। दरवाजा चिड़चिड़ाता हुआ खुला। ज़रून अंदर आया। सफेद शेरवानी पहने वो किसी शहजादे जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक सर्द और सख्त तासुर था। वो दरवाजे जोर से बंद करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता आया। सितारा का दिल कांपने लगा। वो जानती थी कि ये रिश्ता ज़रून के लिए सजा है, खुशी नहीं है। ज़ारून ने बेड के पास आकर कदम रोके। घूंघट के पीछे से उसकी लरजती सांसें सुनाई दे रही थी। वो कुछ लम्हे से देखता रहा, फिर तंजिया भरी आवाज निकली, मुबारक हो, तुम्हारे नसीब में ज़रून शाह लिखा गया है। सितारा ने आहिस्ता से सर उठाया। आंखों में नमी तैर गई। मैंने तो कभी यही मांगा ये सब। उसकी आवाज कपकपा गई। वो एक मुलाजमा से कम नहीं समझ रहा था उसे। मांगा नहीं मगर हासिल कर लिया। ज़ारून ने तलखी से हंसी उड़ाई। वो एक झटके से बेड पर बैठ गया। इतना करीब के सितारा का सांस रुकने लगा। उसे घूंघट एक झटके से उठा दिया। सितारा की बड़ी बड़ी आंखें आंसू से लबरेज थी। याद रखो सितारा, ज़ारून की आंखों में आग सी बरक रही थी, ये निकाह सिर्फ मेरे बाप की मर्जी से हुआ है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ये सुनकर सितारा की पलकों से आंसू टूट कर गालों पर बहने लगे। दिल जैसे टूट कर बिखर गया। वो सर झुकाकर बोली, आपकी मर्जी ना थी मगर मेरी मजबूरी थी। मैं बाबा के हुक्म को टाल नहीं सकती थी। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। बाहर शादी की रौनक, ढोल और कहकों की आवाजें गूंज रही थी, और अंदर दो दिल अपनी अपनी अजियत में कैद बैठे थे। ज़ारून ने सितारा के करीब झुकते उसकी आंखों में झांका। आंखें जो डरी सहमी थी, भीगी हुई थी। वो एक पल के लिए रुकिया, फिर थंजिया मुस्कुराहट टबों पर खिल गई। इतना डर क्यों रही हो? तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। आज से तुम ज़ारून शाह की बीवी हो। उसके अल्फाज में जहर बड़ा था। उसने अचानक सितारा की कलाई को अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया और उसे झटके से करीब खींच लिया। सितारा की सांस गले में अटक गई। वो सीधी उसके सख्त सीने से टकरा गई। छोड़ मुझे, वो लरजते हुए बोली। आंखों से आंसू बहने लगे। छोड़ दूं? ज़ारून की आवाज गहरी और भारी थी। आज तो तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुमने ख्वाहिश की थी। उसने उसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लेकर पेट पर दबा दिया। सितारा के लब कपकपाने लगे। वो मुसलसल हिलने की कोशिश कर रही थी मगर ज़रून की गिरफ्त फौलादी थी। वो झुका इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें सितारा के गालों को छूने लगी। याद रखो, उसे सरगोशी की।
یہ نکاح میں نے دل سے نہیں کیا، مگر تم نے میری زندگی میں قدم رکھا ہے تو اب میرے اصولوں پر چلو گی۔ ستارہ نے گھبرا کر رخ موڑ لیا، لیکن زارون نے اس کی ٹھوڑی سختی سے پکڑ کر دوبارہ اپنی طرف موڑ لی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور شدت کا طوفان تھا۔ اب نظریں چراؤ گی؟ وہ اور چکا۔ میری قربت کا شوق تھا نا تمہیں، آج تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ بالکل پیچھے کر گیا۔ ستارہ کے ریشمی بال اس کی شانوں پر بکھر گئے۔ اس کی سانسیں بے قابو تھی۔ زارون نے اس کے گال پر اپنے رخسار رگڑتے اسے سرگوشی کی تھی۔ تمہارے یہ آنسو مجھے کمزور نہیں کریں گے، ستانہ نے رکے رکے لہجے میں کہا۔ یہ سب میری مرضی سے بھی نہیں ہوا ہے۔ زارون ایک لمحے کے لیے رک گیا، پھر تلخی سے ہنسا۔ مرضی؟ ستارہ، آج تمہاری مرضی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے مزید قریب کرتے اس کے نرم لبوں کو اپنے قریب محسوس کیا۔ ستارہ نے زور سے آنکھیں بند کر دی۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب کشیدگی اور شدت بھر گئی۔ زارون نے ستارہ کے دونوں ہاتھ دبا رکھے تھے۔ اس کی بے بسی اور لرزتے وجود کو دیکھ کر اور زیادہ سخت ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ انکار کر کے بچ جاؤ گی؟ اس نے بھاری سانس دیتے ہوئے کہا۔ نہیں ستارہ، اب تم میرے نام کی، اور میں چاہوں تو تمہارا ہر لمحہ اپنے اختیار میں لے لوں۔ ستارہ کے ہونٹ کانپے اور بولنے کی کوشش کرتے رہی، مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ زارون نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ چھوڑے اور کمر کے گرد بازو ڈال کے اسے اپنے مزید قریب کر دیا۔ ستارہ کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ سیدھی اس کی باہوں میں قید ہو گئی۔ یہ قربت؟ زارون نے اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے کہا۔ میرے لیے سزا ہے، مگر تمہارے لیے تمہاری اصل حقیقت ہے۔ اس نے ستارہ کے ریشمی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سینے کے ساتھ دبا لیا۔ ستارہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اب وہ حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ زارون کی گرفت میں وہ قید ہو چکی تھی۔ وہ جھک کر اس کی گردن کے قریب آ گیا۔ ستارہ نے سہم کر آنکھیں بند کر لی، مگر زارون نے اس کی لرزتی گردن پر اپنے لب رکھ دیا۔ چھوڑ دیجیے مجھے، اس کی مدھم سی صدا نکلی۔ اب کچھ نہیں چھوٹے گا، زارون نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اس نے اپنے لمس کی شدت بڑھا دی۔ ستارہ نے ایک آخری بات خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر زارون نے اسے اور زیادہ قریب کر لیا۔ اس کے ہونٹوں سے آنسوؤں کا ذائقہ چکھتے ہوئے بولا۔ تم چاہو یا نہ چاہو، آج کی رات تمہیں زارون شاہ کی قربت کا احساس ہوگا۔ ستارہ نے خود کو زارون شاہ کے حوالے کر دیا۔ ستارہ کے وجود میں لرزاہٹ اور سانسوں میں بے ربطی بھرتی گئی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کی بھاری سانسوں اور دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی۔ صبح کے دھندلے سائے میں حویلی کا صحن اپنی شادی کی رات کی باقیات سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ لٹکتے کمکمے بجھ چکے تھے اور کہیں کہیں جھڑتے ہوئے پھول زمین پر بکھرے تھے۔ کمرے کے اندر مدھم روشنی چھن چھن کر داخل ہو رہی تھی۔ ستارہ بیٹھ کے کونے میں ساکت بیٹھی تھی، آنکھوں کے نیچے سوجی ہوئی لکیریں، چہرے پر تھکن اور بے بسی کا عکس۔ رات کی شدت ابھی تک اس کے وجود سے ٹوٹی نہ تھی۔ وہ چادر اپنے گرد لپیٹے بیٹھی اپنے پہلو میں سوئے زارون کو دیکھ رہی تھی۔ زارون اب بھی بیڈ کی دوسری جانب نہیں دراز تھا۔ اس کا چہرہ سخت اور سپاٹ تھا، جیسے وہ رات اس کے لیے کسی جنگ سے زیادہ کچھ نہ رہی ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر ستارہ کی طرف دیکھا۔ لمحہ بلکہ اس کی آنکھوں میں وہی ضد کی چمک اب بھی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس سے سوال کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، ستارہ نے نفی میں سر ہلایا۔ یاد رکھو، زارون نے بھاری لہجے میں کہا، کل رات جو ہوا میرے دل سے نہیں تھا۔ تم بس میری اختیار کا حصہ ہو، میری چاہت کا نہیں، اس لیے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ستارہ کی پلکیں جھک گئیں، آنکھوں سے ایک اور آنسو بہ نکلا۔ اسے مدھم لہجے میں جواب دیا، میں نے تو کبھی نہیں مانگا یہ سب، یہ بس آپ کی ضد تھی۔ زارون نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ ہاں، اور یہ ضد اب تمہارا مقدر ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فریش ہو کر نکلا تو آئینے کے سامنے بال بناتے اس کی نظر اپنے رنگ میں رنگی ستارہ پر پڑی تو ہونٹ پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ پھر وہ کمرے سے نکل گیا۔ ستارہ اس کے پیچھے دیکھتی رہی۔ دل جیسے خالی ہو گیا تھا۔ رات کی شدت، زبردستی کی یاد اور زارون کی سختی نے اس کے اندر ایک گہرا زخم چھوڑ دیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کمرے میں گونجی۔ ستارہ کے لب کپ کپایا، وہ دھیرے سے تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ باہر دن کا شور شروع ہو رہا تھا، مگر اس کے اندر اندھیرا اور خاموشی تھی۔ وہ آرام کرنا چاہتی تھی۔ حویلی کے بڑے ذہن میں ہلچل نظر آ رہی تھی۔ برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ، نوکروں کی بھاگ دوڑ اور عورتوں کی مدھم سرگوشیاں فضا میں گھل رہی تھی۔ بڑی بیگم جھولے دار کرسی پر بیٹھی مہمانوں کی خاطرداری کے حوالے سے ہدایت دے رہی تھی۔ نیچے حویلی کے ڈرائنگ روم میں احمد شاہ، زاویہ اور باقی رشتہ دار جمع تھے۔ سب رات کی تھکن کے باوجود باتوں میں مصروف تھے۔ اسی لمحے اوپر کی سیڑھیوں پر ہلکی سی چاپ سنائی تھی۔
सबकी नजरें ऊपर को उठ गई। सितारा लाइट पिंक शलवार कमीज में, जिस पर हल्की सुनहरी कढ़ाई थी, आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही थी। उसके चेहरे पर नकाहत, आंखों की गिर्द लाली और थकन के बावजूद वो बेहद बावकार लग रही थी। चादर उसके गिर्द मजबूती से लिपटी हुई थी। नीचे पहुंचते ही सब औरतों की तरह उनकी नजरें उस पर मरकूज हो गई। कुछ ने मुस्कुराकर मुबारकबाद दी, कुछ ने सितारा के चेहरे की जर्दी पर सरगोशियां की। बड़ी बेगम ने भारी आवाज में कहा, आगे सितारा, आओ बेटी, यहाँ आगे आकर बैठो। सितारा धीरे से उनके करीब जाकर बैठ गई। दिल की बेचैनी के बावजूद वो अपनी लबों पर हल्की सी मसनूई मुस्कुराहट सजा रही थी। जाविया ने एक नजर ऊपर देखा, फिर खामोशी से नजरें फेर ली। अहमद शाह ने प्यार से कहा, कैसी हो बेटी? कल की रस्मों ने थका दिया ना तुम्हें? सितारा ने सिर्फ हल्की सी गर्दन झुका दी। अल्फाज उसके गले में अटक गए। अचानक सीढ़ियों पर दोबारा आहट हुई। ज़ारून तेज कदमों से नीचे आया। वो हमेशा की तरह पुरकशिश और एतमाद से भरा हुआ था। सबने उसकी तरफ देखा। सितारा के दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक सी गई। ज़ारून की निगाह बस एक पल के लिए सितारा पर रुकी, फिर वो सबके सामने जाते हुए अपनी बात करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज़ारून सोफे पर आकर बैठ गया, सीधा, पुरएतमाद और बज़ाहिर खुश मिजाज। उसने अहमद शाह से किसी नए प्रोजेक्ट का जिक्र छेड़ दिया। जावियार भी गुफ्तगू में शामिल हो गया। सब लोग उसकी बातें दिलचस्पी से सुनने लगे, लेकिन सितारा पर एक बार भी उसकी नजर न पड़ी। जो कल रात उसके करीब था, आज ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसका वजूद ही ना हो। सितारा ने आहिस्तगी से पानी का गिलास उठाया और अपने लबों से लगाया। उसके हाथ हल्के से कांप गए। उसने चाहा कि निगाहें बार बार ज़रून की तरफ ना उठे, मगर दिल की जिद थी कि एक नज़र उसे देख ले। लेकिन ज़रून की आंखों में जैसी दीवारें खड़ी थी। वो सबसे बातें कर रहा था, हंस भी रहा था, मगर सितारा को नजरअंदाज कर रहा था। बड़ी बेगम ने एक नज़र सितारा पर डाली। उसके तजर्बाकार दिल ने फौरन महसूस कर लिया कि लड़की अंदर से टूट रही है। उन्होंने मध्यम आवाज में कहा, सितारा बेटी, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, चाहो तो ऊपर जाकर आराम कर लो। सितारा ने आहिस्ता से मुस्कुराकर सर हिलाया, मगर वहीं बैठी रही। उसके दिल में एक छुपी हुई उम्मीद थी कि शायद अगले लम्हे जरूर की नजर उसे देख ले, शायद कोई एक लफ्ज बोल दे। लेकिन वक्त गुजरता गया और जरून अपनी दुनिया में मगन रहा। सितारा का दिल और ज्यादा खाली होने लगा। उसने धीरे से अपनी नजरें झुका ली। ऊपर कमरे का माहौल अब बिल्कुल खामोश था। सितारा खिड़की के पास बैठी बाहर सेन में दौड़ते भागते नौकरों को देख रही थी। दिल में कई उलझने थी, मगर चेहरा अब संभला हुआ और नॉर्मल सा लग रहा था। उसी वक्त दरवाजा जोर से खुला। ज़ारून अंदर आया। उसके अंदाज में हुक्म झलक रहा था। सुन लो, उसने बगैर किसी तमहीद के कहा, अब से मेरे सारे जाती काम तुम संभालोगी, कपड़े, जूते, खाने का ख्याल, सब। सितारा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से गर्दन हिलाई। ठीक है। ज़ारून ने अलमारी से अपने सफ़ेद कुर्ता निकाला और उसके हाथ में पकड़ा दिया। ये इस्त्री कर दो, मुझे अभी बाहर जाना है। सितारा खामोशी से इस्त्री स्टैंड के पास गई, प्लग लगाया, कपड़ा फैलाया और हाथ में इस्त्री थाम ली। उसके अंदर एक अनजानी हिचकिचाहट थी, क्योंकि इसे इस तरह के काम की ज्यादा आदत नहीं थी। इस्त्री अभी चली रही थी कि अचानक कपड़े पर एक काला सा दाग उभर आया। इस्त्री ज्यादा गर्म थी और कपड़ा जल गया। सितारा के हाथ से इस्त्री कांप कर एक तरफ हट गई। उसके चेहरे पर खौफ की झलक नमूदार हुई। ज़ारून ने यह मंजर देखा, उसके चेहरे पर गुस्से की लाली दौड़ गई। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा, जले कपड़े को सितारा के हाथ से झटके से खींचा और तेज लहजे में बोला, कुछ भी नहीं आता तुम्हें, इतनी सी बात भी नहीं संभाली जाती। कपड़े जलाना था तो पहले बता देती, जाहिल औरत। सितारा की आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उसने होंठ भींच कर कुछ ना कहा। वो बस खामोश खड़ी रही। ज़ारून ने कपड़ा एक तरफ फेंका और तंजिया लहजे में कहा, याद रखो ये हवेली है, यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं। अगर मेरे साथ रहना है तो सीखना पड़ेगा। सितारा ने आहिस्तगी से सर झुका लिया। उसके अंदर का जख्म और गहरा हो गया, मगर उसने खुद को काबू में रखा। वो धीरे से सीधी खड़ी हुई और ज़ारून की तरफ देख कर बोली, वो कब तक सुनती? मैं नौकरानी नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ। एक लम्हे के लिए कमरे में जैसी खामोशी ठहर गई। ज़ारून की आंखें गुस्से से बहक उठी। उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। वो बिल्कुल करीब आकर रुक गया कि इतना कि सितारा की दिल की धड़कन उसके कानों में सुनाई देने लगी। बीवी? उसने तंजिया हंसी हंसी। बीवी कहलाने के लिए कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इनमें से एक भी निभा नहीं सकती। सितारा ने अपनी पलकों पर लरसते आंसू रोकने की कोशिश की। मैं सब कुछ सीख सकती हूँ, मगर हुक्म सुनने के लिए नहीं मैं पैदा हुई। इज्जत चाहिए तो इज्जत देनी भी पड़ेगी। ज़रून का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और बेतबारी की शिद्दत थी। वो झुककर उसके करीब आया। उसके लब सितारा के कान के करीब रुके और सख्त लहजे में बोला, मेरे साथ रहना है तो मेरी शर्तों पर रहोगी,
ورنہ یہ گھر تمہارے لیے قید خانہ بن جائے۔ ستارہ نے دل ہی دل میں خود کو سنبھالا، مگر اس کی آنکھوں میں اب خوف کے ساتھ ساتھ ہلکی سی جرت بھی جھلکنے لگی تھی۔ زرون نے کپڑے ایک طرف پھینکے اور غصے میں دروازہ زور سے بند کر کے کمرے سے نکل گیا۔ کمرے میں صرف ستارہ رہ گئی۔ اس کے کانوں میں دروازے کے بند ہونے کی آواز گونجنے لگی۔ وہ دھیرے سے بیڈ پر بیٹھ گئی، آنکھوں کے بند کنارے بھیگ گئے، مگر دل میں ایک نیا فیصلہ کروٹ لے رہا تھا۔ اب وہ ظلم پر خاموش رہنے والی ستارہ نہیں رہے گی۔ زرون شاہ کا معمول بن گیا تھا، صبح حویلی سے ڈیرے پر چلا جاتا اور رات کے آتا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ دونوں کا سامنا نہیں ہو رہا تھا۔ آج خلافی توقع ستارہ جاگ رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا، ستارہ انجان بنی بیٹھی رہی، کیونکہ اس بندے کے منہ وہ لگنا نہیں چاہتی تھی۔ زرون فریش ہونے چلا گیا۔ جب واپس کمرے میں آیا تو ستارہ کو سوتے پایا۔ وہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ زرون کی نگاہ پھٹک کر ستارہ کی طرف چلے گی، جو لیمن رنگ کے سادہ سے سوٹ میں دل کو چھو لینے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اچانک زرون کو اپنے رویے پر افسوس ہوا۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں بیڈ کی طرف چلا آیا۔ وہ ستارہ کے قریب بیٹھ کے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ میں نہیں جانتا جانے کیوں میرا دل تمہاری طرف کھینچا جا رہا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ستارہ جاگ رہی ہے۔ شاید یہ نکاح کی کشش ہے کہ مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو۔ اس کی گال پر لپکتے اسے باہوں کی حصار میں قید کرتے لیٹ گیا، چونکہ ستارہ کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ ستارہ بیٹا، زاویہ کو بلا لاؤ۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر نیچے آئی تھی۔ بڑی بیگم کا رویہ ستارہ کے ساتھ نارمل ہو گیا تھا، کیونکہ جانتی تھی چاہے ستارہ ایک ملازم کی بیٹی تھی پر وہ دل کی اچھی تھی۔ جی میں ابھی بلاتی ہوں۔ وہ زاویہ کے کمرے کی طرف پڑی، کمرے پہ نوک کرتے داخل ہوئی۔ زاویہ موبائل پر کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ایک دم رک گیا۔ ستارہ تو وہ چونک گیا۔ ہمیں یہ آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ کیا کوئی پسند ہے آپ کو؟ ستارہ شرارت سے پوچھنے لگی۔ ہاں ایک لڑکی ہے، گل۔ وہ شرماتے ہوئے بتا رہا تھا۔ گل میری دوست؟ ستارہ تو حیران رہ گئی۔ اس بات میں سر ہلا گیا، جبکہ ستارہ تو خوشی سے جھوم اٹھی۔ زرون جو زاویہ کے پاس کسی کام سے آیا تھا، ستارہ کو یوں زاویہ کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ دل میں چلن پیدا ہو۔ زاویہ آپ تو بڑے شبھ رستم نکلے۔ ستارہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرا اور دور کھڑے زارون کی آنکھوں میں شعلہ پرک اٹھا۔ میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، ویسے اگر تم بھائی کے گلے نہ پڑتی تو میں تمہارے بارے میں بھی سوچ سکتا تھا۔ اب ستارہ کو چھیڑنے لگا تھا جب یکدم زرون وہاں چلا آیا۔ شوہر کے کچھ کام ہوتے ہیں جو بیویوں کو کرنے ہوتے ہیں، اور تم یہاں چلی آئی ہو صبح صبح۔ زرون ستارہ کو کندھے سے پکڑے اپنے ساتھ کھڑا کر گیا تھا۔ ارے بھائی کیوں ڈانٹ رہے؟ ستارہ تو بس۔ زاویہ نے کچھ بولنا چاہا پر زرون نے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ تم تو چپ رہو اور تم چلو، یہ میری شرٹ کا بٹن لگا کر دو۔ نہ جانے کیوں جالس فیل کر رہا تھا۔ ستارہ پیر پٹکتی زرون کے ساتھ وہاں سے نکلی۔ ستارہ اور زرون کی شادی کو 3 مہینے گزر گئے تھے۔ اب وہ زیادہ غصہ نہیں کرتا تھا۔ ستارہ نہانے کے لیے باتھ روم میں گئی۔ پانی کی ہلکی ہلکی بوندیں اس کے بالوں پر پڑ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر دیوار پر پڑی۔ ایک بڑی سی چھپکلی ٹکی ہوئی تھی۔ یا اللہ! وہ چیخ اٹھی اور فوراً تولیہ لپیٹ کر دروازہ کھول کر وہ باہر بھاگی۔ کمرے میں اتفاق سے زرون کھڑا تھا۔ وہ فون پر بات کر رہا تھا کہ اچانک تولیے میں لپٹی ستارہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ کیا؟ اس نے بے اختیار فون کان سے ہٹایا۔ ستارہ پوری گھبراہٹ کے ساتھ اس کے پیچھے چھپ گئی۔ چھپکلی اندر چھپکلی ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ زرون نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، پھر ہنسی دبانے لگا۔ پورا گھر سر پہ اٹھا لیا تم نے ایک چھوٹی سی چھپکلی کے لیے؟ چھوٹی سی؟ اتنی بڑی تھی؟ اس نے ہاتھ سے ناپ کر کے دکھایا جیسے مگرمچھ دیکھا ہو۔ زرون ہنستے ہنستے اس کے قریب آیا۔ واہ ستارہ بی بی، تم بہادر بنتی ہو، جواب دیتی ہے سب کو، اور آج ایک چھپکلی سے ڈر گئی۔ ستارہ نے شرمندگی سے توڑیا اور سخت لپیٹ لیا تھا۔ رخسار سرخ ہو گئے تھے۔ میں بس ڈر گئی تھی۔ زرون نے جھک کر اس کی آنکھوں میں شرارت سے دیکھا اور آہستہ سے بولا، ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ کہیں یہ تولیہ کھل ہی نہ جائے۔ ستارہ کی سانس اٹک گئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ آپ نا، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ زرون کے لبوں پر ہنسی تیر گئی، لیکن اس کی نظریں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ ستارہ گھبراہٹ میں تیز قدموں سے اپنے بیڈ کی طرف بھاگی، مگر زرون اس کی شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے پیچھے چلایا۔ چلو دیکھتے ہیں کون سی چھپکلی ہے جو ستارہ بی بی کو اتنی بہادر ہونے کے باوجود ڈرا گئی۔ اس نے ہلکی سی شرارت سے کہا۔ ستارہ نے فوراً ہاتھ پھیلا کر راستہ روکا۔ نہیں، آپ مت جائیں اندر۔ کیوں؟ چھپکلی ہے یا کوئی اور راز چھپا ہے وہاں؟ زرون نے مسکراتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔
सितारा ने होंठ काट कर नजरें चुराई और फिर तेज सांस के साथ पीछे हट गई। जरूर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो दोनों भी वॉशरूम के बीच में पहुंचे ही थे कि अचानक जरून का हाथ शॉवर से टकरा गया और ऊपर से ठंडा पानी जोर से गिरने लगा। ओ खुदा! सितारा ने चीख कर आंखें बंद कर ली। चंद ही लम्हों में वो दोनों बीत चुके थे। जरून के बाल पेशानी पर चिपके हुए थे और पानी की बूंदें उसके चेहरे से फिसलती जा रही थी। वो सितारा को देखकर मुस्कुरा पड़ा। छिपकली से ज्यादा खतरनाक तो ये शॉवर है। सितारा भीगी बालों के साथ घबराहट में तौलिए को और मजबूती से थामे खड़ी थी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप अंदर ना आते तो। जरून आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। पानी के कतरे के बीच उसकी गहरी नजरें सितारा पर जमी थी। अगर मैं ना आता तो तुम यूं भीग कर इतनी खूबसूरत न लगती, उसने सरगोशी की। सितारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो शर्मिंदगी और घबराहट की मिले जुले एहसास में पीछे हटी, लेकिन फिसल कर जारून के सीने से आ लगी। जारून के हाथ भीगते और उसकी बाजू थाम गए थे। संभाला खुद को, वरना मैं तुम्हें संभाल लूंगा। सितारा का चेहरा और ज्यादा सुर्ख हो गया। उसकी पलकें भीगी हुई लड़सने लगी। फिजा में सिर्फ पानी के टपकने की आवाज और उनके धड़कते दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। आज वो बदला बदला सा लग रहा था। जरून ने आहिस्ते से उसके भीगे बालों को कान के पीछे किया, पर झुक कर उसके कान के करीब सरगोशी की। पता है सितारा, तुम यूं भीग इतनी हसीन लग रही हो कि मेरा दिल चाह रहा है कि यहीं पर रुक जाए वक्त। सितारा ने घबरा कर नजरें चुराई, मगर जारून ने उसका चेहरा अपनी उंगलियों के दरमियान लेकर उसे अपनी जाने मतवजा किया। नजर मिलाओ। डर कैसा? उसकी नजरें उसके करीब आ चुकी थी कि सितारा की सांसें उलझने लगी। उसकी होंठ कपकपाई तो जारून की मुस्कुराहट और गहरी होगी। तुम्हें नहीं लगता ये छिपकली बहाना थी? असल में तुम चाहती थी कि मैं यहाँ हूं। उसने छेड़ने की से अंदाज दिखा। सितारा ने शर्म से होंठ काटे, फिर बेख्तियार उसके सीने पर हाथ रख दिया। जरून बस करे ना। जरून ने उसके कांपते हाथों को अपनी गिरफ्त में लेते आहिस्ते से कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना मुश्किल में हूँ। और फिर उसने झुककर उसके लबों को छू लिया। लम्हा भर के लिए सितारा की आंखें हैरत से बहल गई, मगर फिर वो भीगी पलकें बंद करके उस लम्स में गुम सी हो गई। पानी की बूंदों के शोर में दिलों की धड़कनें और करीब आ गई। तौलिए की खुशबू, बालों पानी की ठंडक और उसकी गुर्बत ने लम्हों को हद से ज्यादा खतरनाक और मीठा बना दिया था। जरून ने जरा फासले पर होकर सरगोशी की। इस छिपकली को अब मैं दुआ देनी चाहिए जिसकी वजह से तुम यूं मेरी बाहों में आई हो। सितारा ने शर्म से नजरें झुका ली और दिल की धड़कन को काबू करने की नाकाम कोशिश करने लगी। वो कमरे में भागी, जबकि जरून अपनी बदलती कैफियत पर हैरान था। शाम ढल चुकी थी। शिकार के बाद हवेली के बाग में जारून अकेला बैठा था। नीम अंधेरे में लालटेन की मध्यम रोशनी उसके चेहरे को और भी संजीदा बना रही थी। बंदूक एक तरफ रखी थी, मगर जारून की नजरें खला में गुल थी। दिल में एक ही ख्याल बार बार सर उठा रहा था, क्या सितारा और जावियार एक दूसरे को पसंद करते? सितारा की आंखों की वो चमक जावियार के करीब क्यों ज्यादा महसूस होती है? इसी कश्मकश में वो डूबा हुआ था कि अचानक कदमों की चाप सुनाई दी। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो जावियर करीब आ रहा था। भाईजान, जावियर ने आहिस्ता से आवाज दी और उसके पास बैठ गया। मैं आपसे दरअसल एक बात करने आई। जरून ने नजरें घुमाकर उसे देखा। आवाज में सख्ती और बेचैनी मिली हुई थी। क्या बात करनी है? जावियर ने गहरी सांसें, जैसे काफी देर से बात दिल में दबाए बैठा हो। मैं एक लड़की को पसंद करता। ये सुनते ही जारून के दिल का जैसे किसी ने झगड़ लिया। लम्हे भर को धड़कन बेकाबू हुई। दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, सितारा। उसकी सितारा। कौन सी लड़की? जरून ने पूछा। लहजा गैर इरादी तौर पर भारी हो गया। जावियर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, गुल। जरून के चेहरे के तासुरात लम्हे में बदले। हैरत पे यकीन और फिर सुकून सा। लेकिन मैं तो समझा था तुम सितारा को पसंद करते हो। जावियर ने फौरन नफी में सर हिलाया। सितारा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बल्कि मुझे पसंद भी है, लेकिन उस नज़र से कभी नहीं देखा। और आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैंने तो शुरू से ही गुल को पसंद किया है। ये बात सितारा भी जानती हो। जरून की आंखों में उलझन के साथ साथ एक अजीब सा खालीपन भी उभरा। वो धीरे से बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे रिश्ते की बात पापा जान से करूंगा। जाविया ने शुक्रगुजारी से उसकी तरफ देखा और कंधे पर हाथ रख के उठ गया। भाई, सितारा बहुत अच्छी लड़की है, उसकी कदर करें। वो ये कहकर वहां से निकल गया, मगर जारून वहीं बैठा रहा। दिल के अंदर एक बोझ हट चुका था, लेकिन साथ ही कोई और अनजानी कैफियत दिल पर कब्जा जमा कर बैठी थी। अगर जाविया ने सितारा को पसंद नहीं किया, तो फिर क्यों मेरे दिल पर ये सुनकर सुकून चाहता है? जाविया के जाने के बाद से इन पर खामोशी छा गई थी। हवा के हल्के हल्के झोंके नीम के पत्तों को सरसरा रहे थे।
ज़रून वही बेंच पर बैठा नजरें झुकाए अपने अंदर के शोर को दबाने की कोशिश कर रहा था। अभी कुछ देर पहले वो यकीन कर बैठा था कि जाविया और सितारा एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जब जाविया ने साफ कहा कि उसके दिल में तो गुल है, तो ज़रून के दिल पर जैसे कोई बोझ उतर गया था। तो सितारा जाविया की नहीं, फिर ये सुकून कैसा जो मुझे मिल रहा है? वो अपने ख्यालों पर चौंका, पेशानी पर हाथ रखते आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया। क्या मैं वाकई सितारा के बारे में सोचने लगा? लेकिन ये मुमकिन नहीं। मैंने कभी कभी किसी लड़की को इस नज़र से नहीं देखा। मगर अगले ही लम्हे यादों का झोंके आए। सितारा की वो मासूम सी हंसी जो हर किसी को मुस्कुरा देती थी, वो जिद्दी आंखें जो छोटी सी बात पर भड़क उठती थी, और वो लम्हा जब उसने किचन में उसे देखा था और सितारा ने घबरा कर नजरें झुका ली थी। और दिल से फिर से सवाल उठे, अगर वो सिर्फ एक आम सी लड़की है तो फिर इसका ख्याल मुझे बार बार क्यों बेचैन करता है? उसकी मुस्कुराहट देखकर ये दिल क्यों हल्का सा महसूस करता है? जरून ने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखते हुए खुद से बोला, नहीं जरूर, ये सब वहम है, तुम्हारे दिल के साथ खेल रहा है। तुम इतनी कमजोर नहीं हो कि एक अनपढ़ गांव की लड़की तुम्हारा दिल हिला दे। लेकिन दिल की धड़कन उसकी जुबान को जुटला रही थी। हर धड़कन कह रही थी कि तुम्हारे दिल में सितारा की जगह बन चुकी है, चाहे तुम मानो या ना मानो। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के हर कमरे में खामोशी का राज था। बस दूर किसी कोने में जलती लालटेन मध्यम सी रोशनी फैला रही थी। जरून आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसकी नजर सामने गई तो लम्हा भर के लिए दिल ठहर सा गया। सितारा नरम गुलाबी लिबास में सोफे पर बैठी थी, हाथों में एक पुरानी सी किताब लिए पूरी तवज्जो से वो पढ़ रही थी। लालटेन की जर्द रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा निखर रहा था। जरून ने कुछ देर खामोशी से उसे देखा, फिर जैसे अपने दिल की जिद से हार मान गया, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आया। आते साथ ही सितारा को गले से लगा लिया। वो चौंक गए। जरनी, चुप रहो, मुझे महसूस करने दो। सितारा खामोश रही। सितारा ने चौंक कर नजर उठाई तो जरून ने बिना कुछ कहे उसका नाजुक हाथ थाम लिया। सितारा, उसकी बाहरी आवाज थी मगर दिल की सच्चाई से भरी हुई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हें नजरअंदाज किया, लेकिन आज दिल के हाथों हार गया हूं। आज मानता हूं कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, मुझे माफ कर दो। सितारा की आंखों में नमी सी झलकी, लेकिन होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। मुझे पता था एक न एक दिन आप मुझे समझ ही जाएंगे। मुझे आपसे कभी कोई गिला नहीं था। जरून ने उसके हाथों पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और शरारत से बोला, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। सितारा ने हैरत से कहा, इस वक्त? जरून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, मेरी बेगम को जब आइसक्रीम इतनी पसंद है तो मुझे रात की इस पैर भी खिला सकता हो। वो जानता था उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है, जब भी उसको ऑफर दी। सितारा हंस पड़ी, अब चलो भी वरना फिर मेरा मूड बदल जाएगा। जरून ने उसे छेड़ा, सबर, मुझे तैयार तो होने दे। वो हल्की सी लिपस्टिक लगाते हुए बोली और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते कमरे से निकल गए। हवेली की ऊंची दीवारों पर बाहर जाते हुए चांदनी उन पर अपनी रोशनी बरसा रही थी। जरून ने उसे दिल से कबूल कर लिया था। उसे शादी की रात के अलावा कभी सितारा से शक्ति नहीं की थी, पर गलत फहमी की वजह से उसे दिल में मकाम भी नहीं दे रहा था। मैं चॉकलेट आइसक्रीम खाऊंगी, वो गाड़ी में बैठते हो बोली, और कुछ जो चाहिए लेना हो। उसकी जानिब झुका और सितारा के रुखसार को छू लिया। वो शर्मा कर उसके सीने से आ लगी। जहाना बेगम ने उन्हें दूर से खुशी खुशी जाते देखकर दुआ दी। आज वो अहमद शाह के फैसले से मुतमईन हो गई थी।